नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे टॉपर को जिन्होंने जून 2023 में अपने दूसरे अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक किया है और सिर्फ नेट नहीं JRF क्रैक किया है विद वेरी वंडरफुल परसेंटाइल। सो हम बात करेंगे मधुकर से और जानेंगे उनके बारे में कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, उनकी सक्सेस जर्नी क्या थी, किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी थी, क्या चीज़ हम उनसे सीख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मिलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्वागत है मधुकर आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और हम आपकी जो सक्सेस जर्नी है, जो इंस्पिरेशन जर्नी है, उसको हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करने के लिए आप एग्री हैं। सो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बारे में, जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से आपने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो भी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस बार का जो एग्जाम क्रैक किया उसके बारे में थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली बताइए। सबसे पहले धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। मैंने 2020 में अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 21 से 23 मेरा मास्टर्स रहा। उसी दौरान मैंने थोड़ी बहुत तैयारी चालू कर दी थी अपनी JRF की। अच्छा। और प्रथम प्रयास में नेट हुआ और द्वितीय प्रयास में मेरा अभी JRF हुआ और आगे PhD के लिए सोच रहे हैं। सो प्रिपरेशन आप बता रहे हैं कि 2022 से स्टार्ट कर दी थी, मतलब अभी मास्टर से आपका भी कंप्लीट हुआ है ना? जी अभी हाँ, तो मतलब बिल्कुल मई में कंप्लीट हुआ है, मास्टर्स भी अभी कंप्लीट हुआ है, JRF भी हो गया है। तो मतलब ये तो बहुत एक मतलब स्पेशली एक काफी अच्छा एक फैक्टर है कि आगे आपका जो है ना हर्डल्स नहीं रहेंगे। आप इजीली अगर एकेडमिक लाइन में जाना भी चाहते हैं तो बहुत फटाफट उसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज यूजुअली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत लंबा टाइम लग जाता है नेट या JRF एग्जाम को क्रैक करने में, और फिर जब तक ये जो टाइम पीरियड नहीं निकलता ना एग्जाम को क्रैक करने का, तब तक वो उसी चीज़ में बिजी होते हैं और अपने रिसर्च वर्क पे, एकेडमिक साइड में नहीं टाइम दे पाते। सो सबसे पहले हम प्रिपरेशन पे ही बात करते हैं कि बिकॉज सब चाहते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किन चीज़ों का, बिकॉज आपने भी 2 बार अटेम्प्ट दिया है, पहली बार में नेट निकाला है आपने, नेक्स्ट टाइम में JRF निकाला है। सो क्या आपको लगता है कि क्या आपने चेंज किया, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेट तो कई बार निकाल लेते हैं बट JRF उनका नहीं हो पाता। सो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों का वो सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि नेट से JRF का सफ़र कैसे तय करें वो? मैं इस पर सबसे पहले सर इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको सिलेबस को टू द पॉइंट पढ़ना है। बिल्कुल। जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलतियाँ की। आप मिनिमम 10 ईयर्स का पेपर 1 पेपर 2 को साथ में मतलब आप कंपाइल करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा पॉलिटिकल साइंस में 10th यूनिट है, उसमें आपको पर यूनिट जितने भी सिलेबस के डायमेंशंस है उसको आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, जिससे कि आपको बेसिक समझ हो जाए सिलेबस की। ठीक है। तत्पश्चात जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आपके मैराथन क्लास का बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। और बुक्स में भी हमें सेलेक्टिव चैप्टर को ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ से पिक पॉइंटेड सवाल आ रहे हैं बार बार। ठीक। और ये हमें प्रीवियस ईयर पढ़ के ही पता चलेगा। ठीक। और पेपर 1 के लिए तो मैंने जहाँ तक है कि एक KVS मदान सर की बुक आई थी, उसको बस गो थ्रू किया था, मैंने कभी पढ़ा नहीं डीपली। अच्छा। और PIQ सिर्फ देखा था, इससे बियॉन्ड और कुछ नहीं मैंने। हाँ, तो इस बार वैसे मैंने देखा रिलेटिवली पेपर 1 भी थोड़ा इजी आया था कंपैरेटिवली, जितना टफ पहले ऐसे आता, तो इसलिए पेपर 1 में उतना स्ट्रगल नहीं हुआ। पॉलिटिकल साइंस में फिर भी इस बार पेपर थोड़ा सा हार्ड आया है, बट ये है कि आपने कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी अच्छे से किया था और जैसे आपने बताया कि हर यूनिट को अच्छे से PYQ के बेस पर आपने एनालाइज किया, तो फिर भी उतने क्वेश्चंस तो आए थे एग्जाम में जितने आप क्रैक करने के लिए जितने, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आए हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाले थे, बट फिर भी एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा अगर एफर्ट डाला जिसने होता, अगर पढ़ा होता, तो वो इजीली उसको कर सकता था और क्रैक हो जाता एग्जाम। एक चीज मैं वैल्यू एडिशन के लिए बोलना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को कि आप लास्ट में कंपाइल अगर चाहते हैं करंट अफेयर्स का, जैसे इस बार मिलन सागर जैसे कुछ करंट अफेयर्स के सवाल आए थे। हाँ। तो आप मंथली मैगजीन या फिर एक कंपाइलेशन आती है विजन IAS की, ठीक है, उसको आप प्रिफेयर कर सकते हैं IR के तौर पे। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स को अगर आप टच कर रहे हैं तो आप अदर विद्यार्थी से थोड़े आगे निकल रहे हैं। नेट और JRF के बीच में ये खाई आपका शायद करंट अफेयर्स भर सकता है, थोड़ा सा भर सकता है डेफिनेटली। तो करंट अफेयर्स भी हेल्प करेगा, जो मैं भी मतलब वीकली सेशंस वगैरह लेता हूँ वीकली करंट अफेयर्स के, तो उसको भी अगर आप देखते रहेंगे, मतलब जैसे भी जो भी आपका सोर्स है, आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, आप किसी कहीं भी वीडियो से मिल रहा है, बट ये है कि करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे तो 4-5 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे इस बार क्वेश्चन आए भी हैं। सो चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे भी आप आए हैं, आपने क्लासेस भी देखी, आपने मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ। सो आपके हिसाब से कैसे किसी स्टूडेंट को मतलब इन सब चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे सिलेबस मतलब सिलेबस तो वही है, बट ये है कि सिलेबस का स्कोप बढ़ते जा रहा है, मतलब अपने आप में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा आ रही है।
सो उस हाल में टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से कैसे आपको मदद मिली, किस तरीके से आपने वहाँ से जो भी कंटेंट था वो कैसे यूज़ किया और क्या आपको हेल्प मिल सकती है, मतलब अगर किसी स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? टेक्स्ट बुक कोचिंग के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, अगर आप पेड कोर्स के लिए एप्लीकेबल है कि आप ले सकते हैं तो वो तो आप डेफिनेटली लीजिए। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं है तो प्रद्युमन सर की आप क्लास ले सकते हैं। नहीं, अगर आप उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है तो आप फ्री क्लासेस सर की यूट्यूब पर मैराथन बहुत सारी पढ़ी है। मैंने उसका PDF निकाल के कंपाइल करके उसका शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए थे। आप उस बेसिस पर भी, क्योंकि सर ने उसमें हर यूनिट को प्रैक्टिकली एकदम टू द पॉइंट सब चीज़ों को अलग अलग करके बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप उसकी मदद ले सकते हैं जो कि आपकी तैयारी में बहुत कारगर। और सुपर टेक्स्ट बुक कोचिंग के आप जो टेस्ट सीरीज वगैरह चलते हैं वो भी बहुत कम दाम में आपको अच्छे सोर्स के तौर पे मिल सकते हैं। चलिए, सो मधुकर, बेसिकली जहाँ तक अभी आपने मुझे बताया था कि आपका यूपीएससी बैकग्राउंड भी रहा है, आप अभी यूपीएससी के अटेम्प्ट भी दे रहे हैं मेरे हिसाब से। अभी कोई अटेम्प्ट दिया है कि अभी दिए हैं? अभी फिलहाल हुआ नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, प्रयास है तो। वैसे भी यूपीएससी अपने आप में बहुत बड़ी जंग है, बट ये है कि एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि यार एक किसी एग्जाम को अगर हम निकाल लेना तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब आप अगली बार यूपीएससी का अटेम्प्ट देने जाएंगे तो आपको लगेगा यार मैं कुछ भी नहीं, मतलब कुछ तो हूँ मैं, ठीक है। पहले एक होता है ना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो एक मोटिवेशन है कि यार जेआरएफ निकाल दिया तो एक वो कॉन्फिडेंस से आप बैठेंगे वहां पे कि यार हाँ, कुछ तो करके मैं लाइफ में आया हूँ। एक सपोर्ट बेस तो अपना क्रिएट कर लिया है कि कल के दिन पीएचडी में एडमिशन लेके जेआरएफ का तो हमको स्कॉलरशिप ले ही सकते हैं। मेरे हिसाब से आप उसका भी ट्राई करेंगे पीएचडी में कहीं पे। सो यूपीएससी के बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं, बहुत सारे ये भी हैं जो लोग यूजीसी नेट करें, वो चाहते हैं कि यूपीएससी में भी वो अपना लक ट्राई करें। सो वहाँ पे आपका कुछ राय अगर आप देना चाहें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं, क्या करना चाहिए? मैं नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए अगर यूपीएससी का वो सोच रहे हैं तो मैं उसके लिए राय दूंगा कि आप तो वैसे भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको यूपीएससी में एक वैकल्पिक विषय होता है, उस विषय के लिए आप पॉलिटिकल साइंस को चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर भी डेप्थ में पढ़ेंगे और यूपीएससी भी आपसे वही डेप्थ की डिमांड करती है। तो उस संदर्भ में आपको सहायता मिल सकती है कि आपका ऑप्शनल भी तैयार हो गया और इधर आप नेट जेआरएफ के लिए भी अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिए। तो इस संदर्भ में आपको, और यूपीएससी में जो पेपर 2 होता है पॉलिटी, उसमें भी आपको बहुत सारे इससे हेल्प मिलेंगे। चाहे पेपर 1 की बात हो या पेपर 4 की बात हो, हर जगह आपको पॉलिटिकल साइंस ओवरलैप होता हुआ नज़र जरूर आएगा पूरे सिलेबस में। तो इस संदर्भ में अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको यूपीएससी में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। हाँ, मतलब एक कम से कम वो 20-30% का एक हेल्प रहेगा। आपका ऑप्शनल तो पूरा तैयार है। और अगर हम बात करते हैं जो दूसरे मतलब जैसे प्रीलिम्स का पेपर आता है, प्रीलिम्स में भी पॉलिटी के कम से कम 20 क्वेश्चन तो आते हैं। और वो हमारा यूनिट नंबर 7 है पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी। लक्ष्मीकांत पढ़ते ही हम लोग भी, अगर आप प्रिपरेशन करें तो लक्ष्मीकांत के बेसिस पर, ठीक है, उतना ज्यादा हाई नहीं जाते, बट हाँ फिर भी यूजीसी नेट में काफी कुछ क्वेश्चन तो अच्छे आने लगे हैं आजकल। सो वो भी एक हेल्पफुल रहेगा। और करंट अफेयर भी हल्का फुल्का होता है, तो मतलब मेरे आपसे जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो यूपीएससी वाला स्टूडेंट रहा है जिसने कभी यूपीएससी की थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, तो एक एक्स्ट्रा एज मिलता है उसको यूजीसी नेट के एग्जाम में। क्या आप मानते हैं? और एक चीज़ मैं इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा सर कि यूपीएससी वालों के लिए पॉजिटिव है, जो मैंने भी इस बार के एग्जाम में अपना देखा कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं, जो कि बहुत चैलेंजिंग है अभी के लिए। क्योंकि आप 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं पॉलिटी में तो आपको 70-80 मैक्सिमम आते होंगे। 20 सवाल ऐसे होंगे, 15 से 20 सवाल, जिसमें या तो एलिमिनेशन लगेगा या फिर आप अगर उसकी डेप्थ नॉलेज रखें हैं तो आप ऑप्शंस को देख के ये छांट पाएंगे। ये मुझे यूपीएससी से हेल्प मिला नेट की तैयारी में। वो जो उस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं यूपीएससी लेवल पे जब प्रिपरेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ही फायदा आपको मिला है। और सेकंड टाइम में आपका जेआरएफ हुआ तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, सो बहुत सारी आपने मतलब अपनी पेपर, अच्छा एक चीज थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स को। जैसे आपने भी, आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, आपका यूजीसी नेट का भी आपको अटेम्प्ट देना था, और मेरे हिसाब से एग्जाम का टाइमिंग भी ऑलमोस्ट मई में यूपीएससी का प्रीलिम्स था, 28 मई को यूपीएससी था, और यहाँ 15 तो वो जो प्रेशर होता है कि कैसे टाइम मैनेज करें, ये भी बड़ा स्ट्रगल होता है बहुत सारे। बिकॉज ये जो हमारा लाइफ का टाइम पीरियड होता है, इसमें हम हर जगह ट्राई कर रहे होते हैं कि कुछ भी, कहीं कोई जॉब मिल जाए, कहीं कोई एग्जाम निकल जाए, तो सब कुछ हो। तो उस टाइम में एक स्टूडेंट माइंडसेट जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उस स्थिति में आपने अपने आप को कैसे धैर्य में रखा, अपना कामनेस नहीं खोया, और एक कंसिस्टेंट जो आपका लक्ष्य था उसकी तरफ मेहनत करते रहे? मैं टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा सर कि आप अगर यूपीएससी के छात्र हैं तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो ही जाती है तैयारी के दौरान। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्वेश्चंस पेपर को जब हल कर रहे होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट की इशू थोड़ी सी कम आएगी यूपीएससी के लिए, इसलिए कि आपके अंदर स्ट्रेस की क्षमता डेवलप हो जाती है। आप क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा घबराते कम है अपेक्षाकृत अदर बैकग्राउंड के बच्चों से। दूसरी चीज़ है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट में क्वेश्चंस को नहीं हल कर पा रहे हैं 150 क्वेश्चंस को 3 आवर्स में, तो उससे पहले आप कुछ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे सुपर टेक्स्ट बुक कोचिंग के खुद बहुत सारी मॉक्स चलती है,
आप मॉक्स जितने भी होते हैं उन्हें टाइमर लगा के लैपटॉप के सामने या किसी हार्ड कॉपी में भी आप दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में मुझे टाइम क्या लग रहा है। अगर आप ऑनलाइन देते हैं तो और बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको पर सेकंड पता चलता है कि मैंने क्वेश्चंस में कितने टाइम लिए हैं। तो इस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ऑनलाइन देना ज़रूरी भी है, बिकॉज एग्जाम भी ऑनलाइन ही होता है। तो वो कई बार मैंने देखा है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं कहीं पे भी प्रिंट आउट वगैरह से, बट बाद में जब क्वेश्चन पेपर वहाँ, बिकॉज वहाँ पे आपको स्क्रॉल भी करना है, वो भी एक एक्स्ट्रा टाइम है। क्वेश्चन पेपर में तो आपने पैसे पन्ने पलटा लेते हैं, जैसे यूपीएससी का पेपर भी जो है ऑफलाइन होता है तो आप पेज पे यहाँ से वहाँ पलटा लो, उसमें मार्क भी कर दो, बट वहाँ सब कुछ चीज़ें आपको डिजिटली करनी है। और मेरे आपसे उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, बिकॉज सिमिलर प्लेटफॉर्म जिस तरीके से आपको इंटरफेस वहाँ पे दिखता है जो आपकी स्क्रीन पे खुल के आता है, और उसी तरीके से अगर आप पहले से आपने प्रैक्टिस तो आप यू आर फ्रेंडली टू दैट पर्टिकुलर थिंग। और इसलिए मॉक टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को मॉक टेस्ट तो लगाना ही चाहिए, जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, चलिए तो काफ़ी सारी बातें हमने अच्छी बातें सीखी मधुकर से। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू मधुकर कि आप यहाँ आए, आपने अपनी जो भी इंस्पायरिंग जर्नी है, जो प्रिपरेशन आपने की, उसको हमारे स्टूडेंट्स के साथ साझा किया। लास्ट में बस मैं यही आपसे पूछूंगा कि आपकी सक्सेस का क्रेडिट आप जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी टीचर्स आपके जिनके बारे में भी, तो बस लास्ट में आप वो बताइए, फिर हम सबको सम अप करते हैं। डेफिनेटली इसमें किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें माता पिता का तो अतुल्य योगदान होता है। साथ ही साथ जितने माता पिता हमारे पीछे खड़े होते हैं उतने गुरुजन भी रहते हैं। उसमें सबसे पहले प्रद्युमन त्रिपाठी सर का बहुत योगदान रहा। इनसे मोटिवेशन मिला, सर ने भी खुद जेआरएफ निकाला हुआ है और भी हमारे जितने मित्र वगैरह थे उन सब का सहयोग बहुत रहा। चलिए तो धन्यवाद, थैंक यू। फिर मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे भी आपका जो यूपीएससी का सपना वो भी पूरा हो, और कल के दिन कभी यूपीएससी करने के बाद आपसे डेफिनेटली मिलना होगा तो अच्छा लगेगा। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके अच्छे भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। बहुत धन्यवाद सर, आप चलिए।